हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि बाबू फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसी समय में आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, वो सब टॉपिक पढ़ना है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का संभावना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी का ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। टोटल हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। बाबू, हम ये जितना भी क्वेश्चन लाए हैं ना, बुक का निचोड़ लाए हैं, 100 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। और ये किससे लिया गया है बाबू? तो ये उठाया गया है, आपको बता देते हैं, क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, सारा का सारा जो भी क्वेश्चन मिलेगा ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से हिंदी और इंग्लिश की बात करें और मैथ का भी तो बहुत सारा, लगभग 60% क्या होता है, क्वेश्चन बैंक से ही उठाया जाता है। तो ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो सभी बच्चे क्या करिए बाबू कि चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, सभी बच्चे क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ये चैनल इस प्रकार से सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर ये तीर का निशान दिखेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है और जो बेल नोटिफिकेशन है ना, उसको क्या करना है, ऑल पे कर देना है। यानी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना है। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट मनोबल मिलता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, लाइक कर दीजिए। उसके बाद से अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए, 9135742024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। और जितने भी सारे बच्चे गेस्ट क्वेश्चन नहीं लिए हैं, पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, तो मात्र बाबू ध्यान में रखना है कि मात्र और मात्र 399 में आपको एग्जाम में लड़ने वाला पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहीं से परचेस कर लीजिए। नहीं तो इकलौता पीडीएफ नोट्स के लिए मेरा ये नंबर है, 6299248935। एकलौता मतलब एकलौता यही नंबर है जिस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए। चाहे पीडीएफ नोट्स से कोई भी आपका संबंधित शिकायत हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। तो सभी बच्चे एक बार बोल दीजिए कि यस गुरुजी, पहला नंबर क्वेश्चन लगाइए फटाफट से। जल्दी जल्दी सभी बच्चे चैट सेक्शन में दिल का इमोजी लगा दीजिए और बोलिए कि यस सर, क्लास को शुरू कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं और ये क्वेश्चन बैंक का है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था और भी पीछे आया हुआ था कि 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार लेखक कौन है। यानी कहने का मतलब क्या, 100 अजान एक सुजान का उपन्यास किसने लिखा हुआ है। यानी 100 अजान एक सुजान नामक जो उपन्यास है, इसके उपन्यासकार यानी इनके लेखक का नाम क्या है। पहला है बाबू जयप्रकाश नारायण। बाबू जयप्रकाश नारायण ने क्या लिखा, संपूर्ण क्रांति लिखा। दूसरा है जगदीश चंद्र माथुर, ओसदा नीरा लिखा है, ओसदा नीरा लिखे हैं। मोहन राकेश सिपाही की मां। तो बचा क्या बाबू, यहां पे हमारा हो जाएगा क्या, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट ने बातचीत लिखा हुआ है। कम से कम इन्होंने कितना, 1000 निबंध लिखा हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अगर पूछेगा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार का नाम क्या है, तो आप कहिएगा बाल कृष्ण भट्ट जी है। आगे बढ़ जाइए बाबू, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। मस्त क्वेश्चन है बाबू कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो हमने आपको पढ़ाया हुआ था संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक कौन है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, और वहीं स्वामी सत्यदेव की भाषण सुन के क्या गए थे, अमेरिका गए थे शिक्षा प्राप्ति के लिए। जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका जाके बहुत सारे काम किए, होटलों में काम किए, कंपनियों में काम किए बाबू, लगन और परिश्रम किए, वहां पे बहुत सारा काम करके उन्होंने क्या किया बाबू, अमेरिका से जाके शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाएगा शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो बाबू आप क्या कहिएगा, जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे। अगर पूछेगा संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण किसने दिया था और कब दिया था, तो ये बाबू ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कब दिया था, तो पटना में 5 जून 1974 को दिया था। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका कब गए थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका कब गए थे, तो बाबू याद रखना है 1922 ईस्वी में गए थे। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां गए थे बाबू, अमेरिका गए थे। ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हमने एक ही क्वेश्चन से 5-7 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, आगे बढ़िए।
कि अर्धनारीश्वर किसका काल्पित रूप है। सबसे पहली बात बाबू, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर में क्या है बाबू, किसकी क्या दिखलाया गया है अर्धनारीश्वर में, तो नारी और नर के गुणों के बारे में बतलाया है किसने, तो बाबू याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। यानी अर्धनारीश्वर में किसके काल्पित रूपों को दिखलाया गया है, तो शंकर जी और पार्वती जी के काल्पित रूपों को दिखलाया गया है। एक बगल शंकर जी होते हैं, एक बगल पार्वती जी होती हैं। यानी अर्धनारीश्वर में किसके काल्पित रूपों को दिखलाया गया है, तो आप क्या कहिएगा, शंकर जी और पार्वती जी के काल्पित रूपों को दिखलाया गया है। यानी हमारा क्या होगा बाबू, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मालती के बच्चे का क्या नाम था, मालती। मालती किस कहानी की पात्र है, तो आप कहिएगा मालती किस कहानी की पात्र है, तो रोज कहानी की पात्र है। मालती किस कहानी की पात्र है बच्चे, तो आप कहिएगा मालती रोज कहानी की पात्र है। रोज कहानी के लेखक कौन है, अज्ञेय जी है। ठीक है, और मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है, जो एक पेशे से क्या है, डॉक्टर है। और इन दोनों के एक संतान होती है जिसका नाम क्या होता है ना, क्या नाम होता है, तो टीटी नाम होता है, टीटी। ठीक है, इन दोनों का एक संतान होता है जिसका नाम क्या होता है, टीटी, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टीटी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ जाइए। अगला कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी है। ठीक है, एक लेख का मतलब क्या, विद्यार्थी और राजनीति, है ना। एक पत्र जो सुखदेव जी के नाम लिखे थे। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो पूरा जन्म आप लिख के बताइए कि 28 सितंबर 1907 को हुआ था। जल्दी जल्दी बताइए, हाँ बहुत बढ़िया। कब, तो आप लिखिएगा क्या, यहां पे हम लिख देते हैं 28 सितंबर, है ना, 1907 को क्या हुआ था बाबू, भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। उनका पैतृक गांव का नाम क्या था, कोई बच्चा बता दीजिए, तो खटकड़ कला पंजाब, लायलपुर पाकिस्तान, बंग चक्का 105। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा रखी है, बता रखी है। यानी क्या होगा, 28 सितंबर 1907 को क्या हुआ था, भगत सिंह जी का जन्म हुआ था, जो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। तिनकठिया प्रथा का मतलब क्या होता है, तिनकठिया प्रथा, तो ये ओ सदानीरा के बाबू ये क्वेश्चन है। और ओ सदानीरा में गांधी जी की भी चर्चा है, किस महापुरुष की चर्चा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो गांधी जी की चर्चा है। ओ सदानीरा में किस नदी की चर्चा है, गंडक नदी की चर्चा है। ओ सदानीरा में किस राजा की चर्चा है, तो राजा हरि सिंह देव। और जो आक्रमणकारी था जिसका नाम क्या था, ग्यासुद्दीन तुगलक। और ग्यासुद्दीन तुगलक ने, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा हरि सिंह देव पे आक्रमण कब किया, 1325 ईस्वी में क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना है। उसी प्रकार से तिनकठिया प्रथा का भी संबंध किससे है, तो बाबू ओ सदानीरा चैप्टर से है। तिनकठिया प्रथा क्या है कि जो अंग्रेजी निहल्ले थे ना, वो किसानों पे अत्याचार कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि जिसके पास भी अगर 20 कट्ठा जमीन है, तो 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा में क्या करना होगा, तो 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होगी। और जिस भी जमीन पे नील की खेती हो जाती, वो जमीनें क्या हो जाती थी, बंजर हो जाया करती थी। ठीक है, वो जमीनें क्या हो जाया करती थी, बंजर हो जाया करती थी। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे अगर बोला जाए तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो बाबू आप क्या कहिएगा, नील की खेती से है, नील से है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है, यानी सिपाही की मां क्या है, तो हमने आपको बताया हुआ है कि सिपाही की मां के लेखक मोहन राकेश। और ये जो सिपाही का मां है ना, आपके दोनों गद खंड पद खंड में एकलौता एक एकांकी है। कौन, सिपाही की मां, जिसमें सिपाही की मां कौन होती है, बिस्नी होती है। सिपाही कौन होता है, मानक होता है। उसकी एक, बिस्नी की एक और पुत्री होती है जिसका नाम क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या होता है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। मुन्नी, जिसकी अवस्था कितनी होती है, 14 साल होती है। यानी अगर पूछा जाए सिपाही की मां शीर्षक पाठ किस साहित्य विद्या की रचना है, तो आप क्या कहिएगा, सिपाही की मां एकांकी है। और एकांकी के एकांकीकार कौन है, मोहन राकेश है। ये किससे लिया गया है, तो अंडे की छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है। आगे कि यहाँ पे जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, गजब का क्वेश्चन है। आप क्या कहिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। बाबू गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं थे, जनयुग की बात किया जा रहा है। अज्ञेय की बात किया जाए, अज्ञेय जी नहीं थे। बाल कृष्ण भट्ट, बाबू मासिक पत्र निकाला था
जिसका नाम क्या था, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र। यानी जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, तो जनयुग पत्रिका के संपादक रहे नवमर सिंह। कौन थे बाबू, आप कहिएगा नवमर सिंह, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अगला, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, सदियों का संताप किसकी कृति है, सदियों का संताप, इससे आपको पता चल गया होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है। सदियों का संताप, सदियों से हम लोग पे क्या आ रहा है, संताप होते आ रहा है, यानी ये कृति किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो आप लोग क्या कहिएगा, नवमर सिंह प्रगीत और समाज, इतिहास और आलोचना, मलयज नहीं होगा, है ना। उदय प्रकाश जी ने क्या लिखा है, तो तिरछ लिखा है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहां हुआ था, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था, यह जन्म कहां हुआ था। तो ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे ना, ये उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के कहा, बरला गांव का नाम था, मुजफ्फरनगर शहर है, और उत्तर प्रदेश कहीं पे है जी, महुई आजमगढ़ नहीं है, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश तो होगा नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, बरला मुजफ्फरनगर, ठीक है, याद रखना है, बरला मुजफ्फरनगर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला, कि कवि ने कहा शीर्षक किसकी रचना है, क्वेश्चन है कि कवि ने कहा। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे फंसेंगे कि कवि ने कहा शीर्षक के रचनाकार कौन है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा बच्चा राइट आंसर दे रहा है। चलिए, बहुत सारे बच्चे मुक्ति बोध भी बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ज्ञानेंद्र पति भी बता रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों का सुभद्रा कुमारी चौहान है। शमशेर बहादुर सिंह ने क्या लिखा, आप कहिएगा उषा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, है ना। पुत्र वियोग के लेखक कौन है बाबू, लेखिका कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। गांव का घर कौन है, ज्ञानेंद्र पति। और साथ में कवि ने कहा, गांव का घर, जैसे यहां पे ध्यान में रखना है, गांव का घर, गांव का घर, गांव का घर किसने लिखा, ज्ञानेंद्र पति ने लिखा। साथ में कवि ने कहा, शीर्षक जो रचना है ना, इसको भी किसने लिखा, ज्ञानेंद्र पति ने लिखा। गजानन माधव मुक्ति बोध नहीं होगा। तो यहां पे जो हमारा आंसर बन रहा है बाबू, कौन सा बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर। आगे बढ़ जाइए, कि किसी चौराहे पर, किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। यानी किस चौराहे पे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के हिसाब से बताइए। तो रस्सी का टुकड़ा बाबू क्या है, किसने लिखा है, एक बार कोई भी बच्चा बता दीजिए। तो गाई डी मोपासा ने, रस्सी का टुकड़ा का रचनाकार कौन है, गाई डी मोपासा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार बताए, तो जो गोदरविल का चौराहा था ना बाबू, याद रखना है, गोदरविल का जो चौराहा, इस पे क्या हुआ था, भीड़ लगा था, किसके अनुसार, तो याद रखना है कि जो रस्सी का टुकड़ा है, जिसके लेखक कौन है, गाई डी मोपासा है, उनके अनुसार। आगे बढ़ जाइए, कि परलोक शब्द में उपस्वर्ग क्या है। बाबू, उपस्वर्ग का मतलब समझते हैं। उपस्वर्ग वो होता है जो शब्दों के प्रथम में आता है, जो शब्दों के प्रथम में आएगा उसे उपस्वर्ग कहेंगे। प्रत्यय किसे कहा जाता है, जो शब्दों के अंत में आता है। तो शब्दों के प्रथम में आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उपस्वर्ग। तो वही क्वेश्चन है, परलोक शब्द में कौन सा उपस्वर्ग होगा, तो पहले क्या आएगा, पर, उसके बाद से लोक। यानी ये जो पर होगा हमारा क्या होगा, आप कहिएगा, ये जो पर होगा हमारा क्या होगा, उपस्वर्ग हो जाएगा। यानी परलोक में कौन सा उपस्वर्ग होगा, परलोक। अब बोलेंगे तो क्या होगा, परलोक, यानी पर पहले आ रहा है तो हमारा पर क्या होगा, उपस्वर्ग हो जाएगा। चमक शब्द क्या है, चमक शब्द क्या है, तो चमक में कौन सा लिंग है। तो बाबू चमक ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का स्त्रीलिंग होता है। तो बाबू याद रखना है कि चमक शब्द में क्या है, स्त्रीलिंग है। चमक शब्द में क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए। अगला देखते नहीं, यह रेशम का कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो बाबू इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि ये उसने कहा था कहानी का है, कि जब अमृतसर के बड़े बाजार में क्या होता है, एक लड़की को टांगे के नीचे आने से, टांगा जो होता है टमटम गाड़ी, उसके पहिए के नीचे आने से लहना सिंह ने बचाया था। एक लड़का जिसका नाम क्या था, लहना सिंह। फिर वो किसी किसी दुकान पे मिला करते थे, तो लड़का का एक ही सवाल हुआ करता था उस लड़की से, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, क्या तुम्हारी मंगनी हो गई, क्या तुम्हारी मंगनी हो गई। तो वो लड़की हंस के धत कह के मुस्कुरा के भाग जाती थी। हमेशा ये चलता रहा, 1-2 महीना चलता रहा। फिर अचानक एक दिन जब मिले तो लड़का फिर से वही प्रश्न करता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई। तो अब लड़के का तो वही, मतलब मन में वही था कि वो यही जवाब देगी, धत कहेगी और मुस्कुरा के चली जाएगी। लेकिन इस बार लड़की ने क्या किया, उसके इच्छा के विपरीत जवाब दिया। बोलती है कि हाँ, ये देखते नहीं मेरा रेशम का कड़ा हुआ सालू। फिर लहना सिंह गुस्सा हो जाते हैं। ये सारी कहानियां हमने आपको बता रखी है। यानी देखते नहीं है रेशम का कड़ा हुआ सालू, या किस शीर्षक पंक्ति का है, तो आप कहिएगा उसने कहा था।
बाबू किसने, उसने कहा था, सही ऑप्शन राइट। अब देखिए क्वेश्चन है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। गजब का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्चतम पुरस्कार प्राप्त किया। तो किसने सर्वोच्चतम पुरस्कार प्राप्त किया, तो आप याद रखना है जयप्रकाश नारायण जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, तो याद रखना है भारत रत्न इनको कब मिला था जी, भारत रत्न, भारत रत्न कब मिला था, आप क्या कहिएगा, भारत रत्न कब मिला था, तो 1998 में मिला था भारत रत्न, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए अगला कि आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे। तो जो धांगड़ थे ना, है ना, धांगड़ का मतलब क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है। और ये धांगड़ किस लिए आए थे, तो 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के लिए ये आए थे। और ये किसके वंशज है, आदिवासियों के वंशज है। ठीक ठीक, ये सब आपको ध्यान में रखना है। यानी आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे, तो ये मिश्रित अरोवा भाषा में बात करते थे। किस भाषा में बाबू, तो ये मिश्रित अरोवा भाषा में बात करते थे, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। गजब का क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का मटेरियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, तो जानवर और जानवर के रचनाकार कौन है बाबू, उदय प्रकाश नहीं है। जानवर और जानवर के रचनाकार है मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश है जानवर और जानवर के रचनाकार। आगे बढ़ जाइए अगला कि सिपाही की मां शीर्षक कहानी में मुन्नी की जो अवस्था है वो क्या थी, तो बाबू सिपाही की मां के लेखक मोहन राकेश। हमने आपको बताया सिपाही की मां कौन थी, बिस्नी थी। बिस्नी की एक मात्र पुत्र था जिसका नाम क्या था, मानक था। और एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, तो उस पुत्री का नाम था मुन्नी। और मुन्नी की अवस्था कितनी थी, 14 वर्ष। और 14 वर्ष की हो चुकी थी तो इसके हाथ भी लेकर आने थे, यानी इसका शादी ब्याह कराना था। इसलिए मां क्या करती है, अपने पुत्र मानक को बर्मा में लड़ाई में भेज देती है द्वितीय विश्व युद्ध में। यानी कितनी अवस्था थी बाबू, 14 वर्ष की थी, यानी 14 हमारा राइट आंसर। आगे रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता है, भूषण के पिता का नाम, जल्दी जल्दी बताइए बाबू, कमेंट भागिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बहुत ज्यादा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता है, तो बाबू हमने आपको क्या बताया कि भूषण के पिता का नाम क्या है, रत्नाकर त्रिपाठी, है ना। और भूषण की कविताओं में क्या मिलता है, वीर रस देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाइए कि चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल का अगर आप लोग विग्रह करिएगा, समास से तो 100% क्वेश्चन रहता है। तो अब क्वेश्चन आएगा अगर चरण कमल में कौन सा समास है, तो अगर आप लोग इसका क्या करिएगा, विग्रह करिएगा, तो क्या होगा, कमल के जैसे चरण, है ना। चरण कमल का मतलब क्या, कमल के जैसे चरण, जिसका इसका विग्रह क्या होगा बाबू, यहाँ पे कमल के जैसे, है ना, कमल के जैसे, कमल के जैसे क्या होगा बाबू, चरण, कमल के जैसे क्या होगा, चरण होगा, कमल के जैसे चरण। यानी इसमें क्या होता है, कमल के जैसे चरण होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। और कर्मधारय की पहचान क्या होती है कि जिस इसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष से होगा। तो ये हमारा क्या होगा, चरण कमल में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अगला कि यहाँ पे रस भरा शब्द में कौन सा समास है, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले इसका विग्रह करिए, रस से भरा। रस भरा का बाबू क्या होगा, यहां पे हम लिखते हैं रस भरा का हो जाएगा क्या, रस से भरा, रस से भरा, रस से भरा। और बाबू यहां पे जब इसका आप विग्रह करेंगे, भरा, रस से भरा हो जाएगा, क्या होगा, रस से भरा। यानी अगर बात किया जाए कि अगर आप इसका विग्रह करेंगे बाबू, तो जब अब अगर आप इसका विग्रह करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, से, तो ये किसका है, कर्ता ने कर्म को करण से, बाबू क्या आ गया, ये कारक चिन्ह आ गया, इसमें क्या आ गया, कारक आ गया। और हमने बताया है कि अगर कारक आ जाए तो वो क्या होता है, तत्व पुरुष होता है ना, है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, वो क्या हो जाता है, तत्व पुरुष होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, तो बाबू हमने बताया है कि द्विगु समास किसे कहते हैं, तो जिसमें अगर किसी संख्या का बोध हो जाए, जिस शब्द में अगर किसी संख्या का बोध हो जाए बच्चे, उसे कहते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास कौन सा है, पहला है देशभक्ति में कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है,
नील कमल में बाबू क्या कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है, प्रेम शक्ति में कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन बाबू यहां पे अगर आप देखना चाहें पंचपात्र में क्या हो रहा है, 5 का बोध हो रहा है, यानी इसमें संख्या का बोध हो गया। तो अगर किसी शब्द में संख्या का बोध हो जाए उसे द्विगु समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। सबसे पहले कि कामायनी का लेखक कौन है, कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। ठीक है, याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, कामायनी है, या आप लोग याद रखिएगा। और कामायनी क्या है, एक श्रद्धा है। क्या है, श्रद्धा है, क्लियर याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी कवि है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जो छायावादी कवि हैं, यानी छायावादी कवि कौन से हैं निम्नलिखित में से। तो बाबू याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है, छायावादी कवि कहा जाता है। सिंपल सी बात कि छायावादी कवि कौन से हैं, तो याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद को छायावादी कवि के नाम से जानते हैं। तुमुल कोलाहल कला के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति के नाम क्या था, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने पुत्र वियोग लिखा हुआ है। ठीक है, पुत्र वियोग के लेखिका कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, और इनके पति का नाम क्या था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। बाबू याद रखना है जिनका जन्म कहां पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था 16 अगस्त 1904 को, हाँ शायद 16 अगस्त 1904 को ही हुआ था। ठीक है, हाँ 1904 को ही शायद हुआ था, 16 अगस्त 1904 को। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, तो आप क्या कहिएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। आगे बढ़ जाइए कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है। तो बाबू आपको राख से लिखा हुआ चौके, यानी राख से लिपा हुआ चौका किसका है, ये उषा का है, जिसके लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, जिनको कवियों के कवि से नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचनाकार किसके है, कौन सा बच्चा है जो बता देगा। सिंपल से ऐसा नहीं करना है कि कामायनी है तो सिर्फ कामायनी अगर रहेगा तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़िए कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार यहां तक है। तो कामायनी एक पुनर्विचार किसने लिखा, क्या विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा, नहीं। क्या अशोक वाजपेयी ने लिखा, नहीं। क्या सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा, नहीं। ये किसने लिखा था, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा था। याद रखिएगा, कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, किसने लिखा बच्चों, तो याद रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा। आगे बढ़िए कि सुवास शब्द में उपस्वर्ग कौन है, सुवास की बात करें, उपस्वर्ग हमने सबसे पहले बताया कि उपस्वर्ग किसे कहते हैं, जो शब्दों के प्रथम में आए, जो शब्दों के प्रथम में आए उसे उपस्वर्ग कहा जाता है बच्चों। तो यहां पे क्वेश्चन है सुवास शब्द का कौन सा उपस्वर्ग होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, सु, उसके बाद से आएगा वास। तो सु जो हमारा क्या है, उपस्वर्ग है, यानी क्या कहिएगा बच्चों, सु हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए कि वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, वीरता, वीरता, वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो बाबू प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय के बारे में हमने बताया है ना कि जो शब्दों के अंत में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, यानी वीर प्लस ता। तो वीर हमारा उपस्वर्ग हो गया, लेकिन ये जो ता हो गया ना ये हमारा प्रत्यय हो गया, वीर हमारा उपस्वर्ग हो गया क्योंकि वो पहले आ रहा है, लेकिन प्रत्यय क्या होगा, जो अंतिम में आएगा, यानी ता हमारा क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा। आगे रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो बाबू रक्त प्लस इमा मिलके बनेगा क्या, रक्तिमा। तो बाबू याद रखना है कि इसमें फिर से हमसे क्या पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय क्या होगा, जो शब्दों के अंत में आएगा ना चेला, तो यहां पे क्या कहिएगा, रक्त प्लस ईमा, यानी क्या होगा, ये वाला ईमा, ये ईमा जो होगा हमारा क्या होगा बाबू, प्रत्यय हो जाएगा, यानी ईमा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है, पर्वत का विशेषण क्या है, और ये विशेषण से 4 क्वेश्चन 100% है आपके एग्जाम में रहेगा। यानी विशेषण पूछा गया है पर्वत का, जैसे भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा, उसी तरह से पर्वत का विशेषण क्या होगा, पर्वतीय। इसमें से क्या होगा, पर्वती नहीं होगा, पार्वती, यानी क्या, ये पार्वती नहीं होगा, पर्वत नहीं होगा, पर्वतीय हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए अगला कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो बाबू हमने कैसे बताया
कि प्रथम का क्या हो जाएगा, जैसे हमने बताया भारत का भारतीय, पर्वत का पर्वतीय, उसी प्रकार से पूछेगा कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आप कहिएगा क्या होगा, प्राथमिक हो जाएगा, और प्राथमिक हमारा सही आंसर होगा 100%। चलिए आगे बढ़ जाइए कि अगम शब्द का विलोम क्या होगा, अगम, अगम, अगम का विलोम। और विलोम का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि विलोम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। क्या होता है, उल्टा, है ना, उल्टा। तो बाबू यहां पे याद रखना है कि आगम, अगम शब्द का उल्टा क्या होगा, तो बाबू क्या होगा, अगम का होता है सुगम, 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 सुगम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए अगला कि उग्र शब्द का विलोम क्या होगा। उग्र का मतलब क्या होता है कि एक आदमी होता है बहुत खिसिया, उग्र किस्म का आदमी, है ना, बहुत ज्यादा एग्रेशन वाला होता है, थोड़ा सा में गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा सा में मारपीट पे उतर जाएगा, वो क्या होता है बाबू, ध्यान में रखना है कि वो होता है उग्र किस्म का आदमी एक, ठीक है ना, जोशीला आदमी, उग्र किस्म का आदमी। तो इसका उल्टा क्या होगा, सौम्य, यानी एगो शांतो स्वभाव का आदमी होता है, ठीक है, इसके जस्ट विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है, तो सौम्य हो जाएगा। आगे सज्जन का संधि विच्छेद कर दीजिए, तो बाबू सज्जन का सब आप संधि विच्छेद करिएगा, है ना। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं किए हैं, कितना फास्ट क्लास करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी फटाफट से, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए बाबू। यहां पे है सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है, तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहिएगा सत जोड़ जन मिलके क्या बनेगा, सज्जन, क्या बनता है, सत जोड़ जन, याद रखना है क्या बनता है, सत जोड़ जन मिलके क्या बनेगा, सज्जन। तो यहां पे सी ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़िए कि रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रमा जोड़ ईस होगा, रमेश होगा ना, तो बाबू रमा आएगा ईस, है ना, यानी रमा जोड़ ईस होगा, क्या होगा बाबू, यहां पे ध्यान रखना है, रमा जोड़ ईस मिलके क्या बनेगा, रमेश बनता है, इससे क्या बनता है, रमेश बनता है, ध्यान रखिएगा, रमा जोड़ ईस मिलके रमेश, यानी रमा जोड़ ईस मिलके क्या बना, रमेश बना, ठीक है, सी ऑप्शन राइट। अगला कि राख शब्द है, तो बाबू राख क्या है, राख पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो बाबू याद रखना है कि जो राख शब्द होगा ना ये स्त्रीलिंग होगा, राख शब्द जो होगा बाबू ये हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, राख शब्द जो होगा हमारा क्या होगा बच्चे, स्त्रीलिंग होगा, और ये आप सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाइए अगला कि मोती शब्द क्या है, मोती शब्द क्या है, तो बाबू मोती, मोती, बाबू मोती क्या है, तो आपको पता ही लग गया कि मोती नाम से ही पता चल गया कि ये लड़के का नाम होता है मोती, यानी ये क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। मोती शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, मोती शब्द क्या है, पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़िए कि लिंग शब्द किस भाषा का, मतलब लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, यानी ये जो लिंग है वो किस भाषा से लिया गया है, क्या ये तुर्की से लिया गया है, क्या ये फारसी से लिया गया है, क्या ये अरबी से लिया गया है, क्या ये संस्कृत से लिया गया है। अगर आपसे बोला जाए लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, तो मेरे बच्चे याद रखना है कि ये जो लिंग शब्द है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, किस संस्कृत भाषा का शब्द है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि फ का उच्चारण स्थान क्या है, और सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का मटेरियल बाबू ध्यान में रखना है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है, फ, फ, अगर आप लोग बोलेंगे ना प फ, प फ, तो ये जो फ है ना बाबू ओष्ठ से निकलता है, प फ ब भ म, यानी ये ओष्ठ से निकलता है, तो फ किससे निकलेगा, आप कहिएगा ओष्ठ से निकलेगा गुरुजी, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलिए बाबू मजा आ रहा है, एक बार यस बोलिए, कमेंट करिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़िए अगला कि वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला कौन सा विशेषण है, वह भला आदमी है, जैसे सर जी बहुत भले आदमी है ना, सर जी बहुत भले आदमी है, वह भला आदमी है, क्या कि वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला कौन सा विशेषण है, तो भला हमारा क्या है बाबू, गुण है ना कि हम भले हैं, हम बुरे हैं तो इसका मतलब क्या हमारा गुण है कि हम बुरे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, ना कि संख्यावाचक, संख्या जिससे संख्या का बोध हो, परिमाणवाचक नहीं होगा, संकेतवाचक नहीं होगा बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, गुण, गुण, गुणवाचक, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़िए अगला तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तूती बोलना, बाबू तूती बोलना का मतलब होता है धाक जमाना, कहीं पे भी अपने जाके धाक जमा दीजिए, तूती बोलना का मतलब क्या होता है, तोते जैसे बोलना बाबू, नहीं रट्टे तोते जैसा नहीं, प्रभाव खोना नहीं, अप्रभावित करना नहीं, प्रभाव जमाना हो जाएगा या धाक जमाना हो जाएगा, यानी तूती बोलना का मतलब क्या हो गया, धाक जमाना, जहां पे आपका धाक हो, जिससे लोग डरते हो, धाक जमा के रखिए एकदम। आगे गीता गाई होगी किस काल का उदाहरण है, अगर बोला जाए गीता गाई होगी, होगी, गीता गाई होगी,
होगी होगी, होगा, होगा होगी है यानी क्या है, आपको पता लग गया ना, भविष्य काल की बात कर रहा है, भूतकाल की तो बातें नहीं कर रहा है। गीता गाई होगी, होगी तो ये क्या होगा, भविष्य काल हो जाएगा। अगला, भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो बाबू कौन क्या कैसे रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है ना, प्रश्नवाचक कहते हैं, पुरुषवाचक नहीं कहते हैं। जिसमें पुरुष का बोध हो, जिसमें निजी का बोध हो, संबंध का बोध हो, इसमें क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन क्या कैसे लगा रहा है, प्रश्नवाचक। आगे बढ़ जाए कि मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मंडली की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो मंडली में एक आदमी नहीं रहता है, मंडली में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी समूह रहता है। और जिसमें समूह का बोध हो उसे क्या कहेंगे, तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी मंडली में किसी गुण का बोध नहीं हो रहा है, मंडली में समूह का बोध हो रहा है। मंडली में एक आदमी नहीं रहता है, मंडली में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इस मंडली में क्या होगा, समूहवाचक हो जाएगा। आगे, जैसे भय नहीं के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे भय नहीं, अब जिसको भय ही नहीं है, डर नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अनेक शब्द का एक शब्द भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन रहेगा कि जिसको भय ही नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसको भय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा बाबू, तो निर्भय हो जाएगा, निर्भय, निर्भय हो जाएगा। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, निर्भय। आगे बढ़ जाइए अगला, कि दो बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दो बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बाबू क्या कहिएगा, जो बार, मतलब याद रखना है कि अगर जो व्यक्ति दो बार जन्म लिया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विज, द्विज, द्विज। और द्विज हमारा राइट आंसर। आगे बढ़िए, गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा। तो बाबू गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। पतित का मतलब क्या, गिरा हुआ। और पतित है जी कहीं पे, बिल्कुल है डी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन मार देंगे हम लोग। अगला, दिन दुनी रात चौगुना, दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। हम तो यही बोलते हैं ईश्वर से कि आप लोग का दिन दुना रात चौगुना हो, आप बहुत अच्छा कामयाब बनिए, माता पिता की सेवा करिए, आगे बढ़िए एकदम, है ना। आप जिस गरीबी में पल रहे हैं उस गरीबी को खत्म करिए, ऐसा बनिए कि आपके माँ बाप बैठ के खाएं और आपको किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। यही मेरा ईश्वर से कामना है बाबू, कि आप लोग सभी बच्चों का यही हो। यानी दिन दुना हो रात चौगुना हो, यानी आप लोग खूब क्या करिए, उन्नति करिए, खूब आगे बढ़िए, खूब उन्नति करिए, नौकरी हो सरकारी, है ना, सब चीज हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन आप गरीब को नहीं भूलना है। अगर कोई गरीब दिखे तो उसे कुछ दान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाइए अगला, कि नाच, है ना, नाच नाचना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। नाच नचाना, नाच नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब मेहरारू मेहरारू सर में झगड़ा होला, तो अब की बार उनका तो ऐसा नाच नचाए, ऐसे मेहरारू बोलती है, अब की बार वो नाच नचा जम तारा के कि तू ही समझबू, हमरा से तू अजुराइल बाड़ू, तारा के ऊ नाच नचाएम कि तू ही समझबू। यानी नाच नचाना का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐसा तारा के तंग करेम, ऐसा तंग करेम कि फिर तू ना अजुराइबू हमरा से, है ना। ऐसे आप लोगों ने बिहार के झगड़ा में जब औरतों औरतों के बीच झगड़ा होता है तो ऐसे दांत किचकिचा के बोलते हैं, अब की बार तरह कैसा नाचना चाहे कि तू ही जानबू, फिर हमरा से कबो अजुराई के नाम ना लेबू तू, ठीक बा। यहाँ पे याद रखना है, नाच नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऐसा तरह के तंग करे, ऐसा तंग करे कि तू ही समझबू। आगे, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है। तो मेरा खोया हुआ खिलौना, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र होता है, पुत्र वियोग की लेखिका कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। उनके पुत्र का क्या हो जाता है, असमय निधन हो जाता है। उसके लिए उन्होंने पत्थर की देवता की पूजा की, खुद ना खा के, खुद ना सो के अपने पुत्र को गोद में लेके सुलाई, कितना कुछ की, फिर भी उनका पुत्र का क्या हुआ, असमय निधन हो गया, मृत्यु हो गया। तो वही बोलती है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है। तो आप कहेगा पुत्र वियोग का है, पुत्र वियोग का है। आगे बढ़िए, पंचायती राज में खो गया है पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो पंचायती राज में खो गया है पंच परमेश्वर, बाबू आप क्या कहिएगा, गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति का लिखा हुआ गांव का घर का है, यानी 53 का क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है गांव का घर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला, कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कुंवल कुसुम फुले, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है। तो जागिए ब्रजराज कुंवर, बाबू यहाँ पे याद रखना है, कृष्णा जी को भोर होने का क्या दिया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है ना, कि उठ जाइए। यानी कहने का मतलब कृष्ण भक्ति कवि कौन है, तो सूरदास। तो सूरदास के पद से न लिया जाएगा, क्योंकि तुलसीदास के पद में क्या है बाबू, इसमें बाबू राम जी का, राम भक्त कवि थे तुलसीदास, ठीक है।
आगे बढ़ जाइए अगला, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यानी ये जो है बाबू तुलसीदास के पद का है, जो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि तुलसीदास के पद, यानी याद रखना है हमारा ए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो बाबू हमने पढ़ाया है ना बिस्नी, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो सिपाही की मां एकांकी की मुख्य पात्र है बिस्नी, ठीक है ना बाबू, याद रखना है कि सिपाही की मां एकांकी की मुख्य पात्र कौन सी है? बिस्नी है, ध्यान में रखना है। अगला, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी कौन थी बाबू? आपको पता है ना, लाना सिंह वाला कहानी बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? उसने कहा था कहानी। अब एक बात बताइए, उसने कहा था कहानी की कहानीकारक का नाम क्या है? जल्दी जल्दी कॉमेंट करिए कि उसने कहा था कहानी के कहानीकारक का नाम क्या है। तो आप कहिएगा क्या है? तो आप कहिएगा कि उसने कहा था कहानी के कहानीकारक का नाम क्या है? तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी है। आगे बढ़िए कि क्वेश्चन है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह बाबू वही है जो पलटन का विदूषक था, उसने कहा था कहानी में, ठीक है। वजीरा सिंह क्या था? पलटन का विदूषक था, यानी एक हास्य किस्म का मजाकिया किस्म का आदमी होता है, वही था। ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए, धांगड़ को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो धांगड़ का मतलब क्या होता है? भाड़े का मजदूर। और इनको 18वीं शताब्दी के अंत में किस काम के लिए लाया गया था? तो हमने आपको बताया किस काम के लिए लाया गया था। तो बाबू नील की खेती के लिए, क्योंकि जो अंग्रेजी निहल्ले थे ना बाबू, वो किसानों पर अत्याचार करके 3 कठिया प्रथा लगा दिए थे, जिसमें 20 कट्ठा में से क्या करना है? 3 कट्ठा में नील की खेती करनी है। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? अब इससे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये बोला किसने था? ये किसका वर्ड था कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बो नहीं मिला करते? ये आखिर किसने बोला था? एक बार बताइए, किसने बोला था? तो ये बोला था बाबू वजीरा सिंह ने। जब लाना सिंह जब कुंदक में था, तो जो बोधा सिंह था, है ना, सूबेदारनी का पुत्र बोधा सिंह, है ना, उस बोधा सिंह का बहुत लाना सिंह ख्याल रखता था, अपना जौकिट दे देता था, अपना कंबल दे देता था, खुद ऐसे ही आग के सहारे रहता था। तो वहीं वजीरा सिंह बोलता है कि अपने स्वास्थ्य पे भी निगरानी रखो, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, है ना, आप तुम सही रहोगे तभी इस बोधा सिंह का भी ख्याल रख पाओगे। नहीं तो अगर तुमको ठंडी के कारण निमोनिया हो जाएगा ना, तो तुमको मुरब्बो नामक कोई स्वादिष्ट चीज होगा शायद, वो तुमको नहीं मिलने वाला है। तो ये किसने कहा था? वजीरा सिंह के वर्ड थे, और ये उसने कहा था, कहानी का पाठ का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि व्यक्तियों से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, उनके सिद्धांतों से झगड़ा है, उनके कार्यों से झगड़ा है। यह संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो बाबू यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी जब 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में अपना संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, तो उसमें बाबू उन्होंने बताया कि मेरे ही कुछ दोस्त थे जो चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी से मेल मिलाप हो जाए। तो हमने कहा था कि मेरा इंदिरा गांधी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, हमें उनकी नीतियों से झगड़ा है, उनके सिद्धांतों से झगड़ा है, उनके कार्यों से झगड़ा है। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहीं, कोई भी हो, अगर उसकी नीतियां सही नहीं हो, कोई भी हो जो उसके सिद्धांत सही नहीं हो, कोई भी हो उसके कार्य सही नहीं हो, उससे मेरा झगड़ा रहेगा। ये बाबू किसका वर्ड था? तो जयप्रकाश नारायण जी का वर्ड था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि आदमी यथार्थ को जीत ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। मल्यज का है, किसका है? 62 का फटाफट से राइट आंसर बताइए। आदमी बोला गया यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ये बाबू कहा था मल्यज ने, है ना, मल्यज ने कहा था। आगे बढ़ जाइए कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णता को भुला देना चाहिए, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो बाबू याद रखना है कि ये एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह के द्वारा है, और भगत सिंह ने ही कहा था कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो ना, तो अपने भाग्य को भुला देना चाहिए, देश सर्वोपरि है, रहेगा। जय हिंद। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को क्या करना चाहिए बाबू? पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह बाबू याद रखना है कि किस शीर्षक पाठ से है? तो एक लेख और एक पत्र से। किसने कहा था? तो शहीद भगत सिंह जी ने कहा था। आगे बढ़ जाइए कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो बाबू ओम प्रकाश जूठन, सुखदेव सिंह त्यागी, ये क्या था बाबू? ठाकुर सुखदेव सिंह, है ना। इसका पोता का नाम क्या था? फटाफट से बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह, है ना। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुखदेव सिंह त्यागी ये जूठन जो कि आत्मकथा है, इसके पात्र हैं। अगला, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? हमने बताया था कि वो सदन से क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में। क्वेश्चन है
कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है बाबू? ओ सदानीरा में है। किस बाबू किस शीर्षक पाठ में नील की खेती की चर्चा है? ओ सदानीरा में। ओ सदानीरा में किस महापुरुष की चर्चा है? तो महात्मा गांधी जी की चर्चा है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध, यानी क्या होगा इनका पूरा नाम? क्या होगा? गजानन माधव मुक्ति बोध बाबू इनका पूरा नाम था। आगे बढ़िए, जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? तो जे कृष्णमूर्ति के पिताजी जो थे उनका नाम था नारायण जद्दू। क्या था? जय प्रकाश, मतलब जे कृष्णमूर्ति जिन्होंने शिक्षा संभाषण लिखा है, तो जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? तो आप कहिएगा नारायण जद्दू था। नारायण मूर्ति मत मार दीजिएगा, है ना? क्या कहिएगा? नारायण जद्दू था, जो कि हमारा होगा बाबू ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश जिन्होंने त्रिच लिखा है, और उदय प्रकाश की माता जो जी थी उनका नाम था गंगा देवी। याद रखना है, गंगा देवी नाम था। क्या? गंगा देवी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? अरे बबुआ, हमने आपको नहीं पढ़ाया था? मोहन राकेश, सिपाही की मां के लेखक कौन है? मोहन राकेश। ये एक अंकीकार थे, और इनका जो जन्म हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था। ध्यान रखना है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। आगे बढ़ जाइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो हमने क्या कहा कि इलाहाबाद में है। कब? 16 अगस्त, है ना? 16 अगस्त 1904 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, है ना? जन्म। इनके पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 16 अगस्त 1904 को इनका क्या हुआ था? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान कहाँ है? तो ज्ञानेंद्रपति, गांव के घर के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्रपति है। और इस ज्ञानेंद्रपति जी का घर कहाँ था? तो बाबू गोड्डा झारखंड में इनका क्या था बाबू? जन्म स्थान था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये तो हो गया है। अब देखिए कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? किस कविता में प्राकृतिक वर्णन है, यानी प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो मेरे बच्चे याद रखना है कि प्राकृतिक वर्णन से जो संबंधित कविता है उसका नाम क्या है? उषा, जिसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है, जिसे कवियों के कवि के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए कि बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता फटाफट से कमेंट करके बताइए कि बीजक के रचयिता कौन है। कोई भी बच्चा लाइव चैट में फटाफट से बताइए कि बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता कौन है? तो मेरे बच्चे ध्यान में रखना है कि बीजक के रचयिता की बात किया जाए तो बीजक के रचयिता कौन है? तो आप कहिएगा कबीर दास, सूरदास। सूरदास है ना? बीजक के रचयिता कौन है? सूरदास है कबीर दास है जी? बीजक के रचयिता कबीर दास होंगे, ठीक है? बीजक के रचयिता कबीर दास होंगे, ठीक है? आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर जी और पार्वती जी के किस प्रकार के रूप का वर्णित है? यानी अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर जी और पार्वती जी के किस प्रकार के रूपों का वर्णन किया गया है? तो इनके कल्पित रूपों को दिखलाया गया है। किसने दिखलाया है? अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अगला, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो बाबू हम आपको बता दें कि जब हेडमास्टर जो कलीराम होता है बाबू, कलीराम, वो क्या करता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि से झाड़ू लगवाता है पहले दिन, दूसरे दिन, लेकिन तीसरे दिन क्या करते हैं? वो चुपके से क्लास में रूम में बैठ जाते हैं, कक्षा में बैठ जाते हैं। तो जो मास्टर होता है क्या करता है? कलीराम उनके गर्दनों को ऐसे दबोचता है जैसे कोई भेड़िया किसी बकरे के बच्चों को दबोचता है, उठा के बरामदे में पटक देता है। और कलीराम बोलता है क्या कि जाओ तुम पूरे फील्ड में चक्कर लगाओ, सारा का सारा जितना मैदान है सब पे जाके क्या करो? झाड़ू लगाओ तुम। वहीं रो रो के झाड़ू लगा रहे थे तो उनके पिताजी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो देख लेते हैं कि ये मुंशी क्या कर रहे हैं। जाते हैं मुंशी जी के पास, तो मुंशी जी यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी सारी बातें बताते हैं और क्या करते हैं? झाड़ू छीन के फेंक देते हैं उनके पिताजी। ये आप लोग ध्यान में रखना है। पिताजी का नाम क्या था? छोटन लाल था, ये भी क्लियर रखिएगा। अगला, साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं? साम्यवादी जो हैं वो बाबू किससे लड़ रहे हैं? तो ये पूंजीवादियों से लड़ रहे हैं, पूंजीपतियों से या पूंजीवादियों से लड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो तुलसीदास का पद तुलसीदास ने लिखा, लेकिन तुलसीदास का अगर सबसे महाकाव्य पूछा जाए, जैसे जयशंकर प्रसाद का कामायनी है ना? सूरदास का सुरसागर है ना?
तो वहीं बाबू तुलसीदास का क्या है, तो रामचरितमानस है। ठीक है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है, रामचरितमानस है। सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सा है, रामधारी सिंह। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा, जयप्रकाश नारायण। तिरिच उदय प्रकाश, शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। तो बचा क्या, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आगे, भूषण की कविताओं में कौन है, मतलब निम्नलिखित में से भूषण की कविता निम्न में से कौन सा है, तो बाबू भूषण की कविता कौन सा है, किवित। किवित किसका है, भूषण का है। आगे बढ़िए, रघुवीर सहाय की कविता इनमें से कौन सा है, तो बाबू याद रखना है, रघुवीर सहाय का कविता कौन सा है, तो बाबू पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। जन जन का चेहरा एक नहीं होगा, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। अधिनायक, अधिनायक रघुवीर सहाय का लिखा हुआ है। ठीक है बाबू, आगे बढ़िए कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है। जो क्लर्क की मौत है बाबू, इस शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है, तो क्लर्क का नाम होता है इवान द्विचित्र चेख्को, है ना, याद रखना है। आगे बढ़ जाइए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहां का रहने वाला था, तो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का जो नायक है कहां का रहने वाला था, तो वो याद रखना है भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे HW दे, अभी तो पढ़ाना बाकी है, अभी क्लास होगा, अभी भागिएगा मत कि सर जी HW देने लगे। ये हम आपको इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम देख पाए कि आप लोग थोड़ा बता पाए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको कमेंट बॉक्स में पता है किस चीज का आंसर देना है, कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। देखते हैं कौन सा बच्चा राइट आंसर लगा देता है, जल्दी जल्दी। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के रचनाकार कौन है, और सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। हमने बता दिया कि भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अगला, कि कवियों के कवि के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो कवियों के कवि के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों, तो आप क्या कहिएगा कि कवियों के कवि से नाम से शमशेर बहादुर सिंह को जाना जाता है। अगला, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिस पे अगर विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वसनीय है। ये जो व्यक्ति है, ये जो सज्जन है, ये जो मनुष्य है, क्या है, ये विश्वसनीय है। यानी क्या होगा, जिस पे विश्वास किया जा सकता है उसके लिए एक शब्द विश्वसनीय। निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा जी, निरीक्षण करने वाले के लिए, जो निरीक्षण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, निरीक्षक है। ये क्या है, निरीक्षक है। जो निरीक्षण कर रहा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निरीक्षक। आगे बढ़िए, जी जान में कौन सा समास होगा, तो हमने क्या कहा कि जिसका प्रथम और अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसका प्रथम और अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग कहते हैं क्या, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हमारा जी जान में कौन सा, जैसे माता पिता भाई बहन, है ना, इस समय क्या होगा, द्वंद्व समास। अगला, आजीवन में कौन सा समास है, तो हमने क्या कहा कि जिसमें आ, यथा, प्रति ये सब लगा रहे, ये क्या होता है, अवयवी भाव समास होता है। चाहे एक ही वर्ड को दो बार क्या करे, दोहरा दे, जैसे क्या होगा, रातों रात, दिनों दिन, है ना, सुबह सुबह, तो ये क्या होगा, अवयवी भाव। अगला, कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है। कृपणता का मतलब क्या, कृपा करना। तो कृपा करना एक क्या है, भाव है कि हम कृपा कर रहे हैं, है ना, भाव है एक प्रकार का। तो ये बाबू व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं बाबू, क्या समूह तो होगा नहीं, जाति तो होगा नहीं। यानी कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन। अगला, भारतवर्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भारतवर्ष में कौन सा है, तो भारतवर्ष एक ही है, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। भारतवर्ष क्या है, एक ही भारत है ना, तो ये क्या होगा बाबू, ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कवियों की बाबू पूरा जाति है, हई हई कवि हवन, हई हौ कवि हवन, राष्ट्र कवि तो हई कौन कवि, ये कौन कवि, कवियों की बहुत सारी जातियां होती है। यानी ये क्या हो जाएगा, जो कवि होगा ना, ये क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए कि झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो झुंड में क्या एक व्यक्ति रहता है, झुंड में बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे इस चीज का झुंड जा रहा है, चींटियों का झुंड जा रहा है, तो उसमें क्या है, बहुत सारी चींटियां है। सुअरों का झुंड जा रहा है, तो उसमें क्या, बहुत सारे सुअर होंगे। कुत्तों का झुंड जा रहा है, बहुत सारे कुत्ते होंगे। आदमियों का झुंड जा रहा है, बहुत सारे उसमें आदमी होंगे, यानी उसमें समूह होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे बढ़ जाइए कि दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा, दुह प्लस साहस मिलके बनेगा क्या, दुस्साहस। दुह जोड़ साहस मिलके क्या बनेगा, दुस्साहस। आगे बढ़ जाइए कि आलस्य शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। मेरे बच्चे, क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो उपसर्ग वो होता है जो शब्दों के प्रथम में आता है। वैसे आलस्य में उपसर्ग नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है तो आप कहिएगा आलस प्लस यह हो जाएगा,
आ नहीं होगा, आलस्य में उपसर्ग आलस होता है, ठीक है, आलस है यहाँ पे, आलस, ये क्या है, आलस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ जी कि अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो बाबू उपसर्ग क्या है, हमने आपको क्या बताया कि ये उपसर्ग क्या हो सकता है, हमने आपको ये बताया कि ये उपसर्ग क्या हो सकता है। तो उपसर्ग क्या है, जो शब्दों के प्रथम में आए। तो अज्ञान शब्द में क्या होगा, पहले आएगा अ जोड़ ज्ञान, यानी अ जो हमारा क्या होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करिए कि वीडियो को लाइक करिए, अभी बाबू पहले लाइक करिए, उसके बाद से बात होगा, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्या करिए, ऑल पे करके। सभी बच्चे एकदम रेडी रहिए, सभी बच्चे फटाफट से जल्दी जल्दी आप लोग, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, अज्ञान शब्द का उपसर्ग क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग राइट आंसर कर दीजिए, जल्दी जल्दी। अज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग होगा, ठीक है। तो अज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग होगा बाबू, अ हो जाएगा, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, मेरे बच्चे याद रखिएगा। जल्दी जल्दी लाइक करिए ना बाबू, आप लोग क्यों इतना कोताही करते हैं। जल्दी जल्दी लाइक करिए और चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करिए, तो प्रेस करके फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पे हमने 96 क्वेश्चन करा दिया, 4 क्वेश्चन हमारे पास नहीं थे बाबू, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो फटाफट से आप लोग पीडीएफ नोट्स भी ले लीजिएगा। तो चलिए बाबू, मिलते हैं कब, एक बार आप लोग ये बताइएगा कि आपने 96 में से आपने कितना सही किया, 96 में से आपने कितना सही किया, ये आप लोग हमको बताइएगा कि 96 में से कितना प्रश्न आपने सही किया, कमेंट बॉक्स में। और जो HW है उसका आंसर भी दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।